हेलो मेरे प्रिय बच्चों, आज दूसरा क्लास में जो है नया टॉपिक आने वाला है, आपका शुरू हो रहा है स्पर्शी और अभिलंब सन्निकट बैलू। यह अवकलज के अनुप्रयोग में एक टॉपिक है। पहला टॉपिक आपका वर्धमान और रेट ऑफ चेंज, दूसरा टॉपिक आपका है स्पर्शी और अभिलंब सन्निकट बैलू। तो आज हम जो है इसी सिलसिले को, बूस्टर क्लास के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो है नेक्स्ट क्लास में प्रवेश कर चुके हैं। जो क्लास है आपकी है स्पर्शी और अभिलंब। इसमें हम पहले जानते हैं कि स्पर्शी और अभिलंब क्या होता है, इन्हें हम कैसे फाइंड करते हैं, फिर जो है आए हुए क्वेश्चन को लेकर हम जो है आज का सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, पहले जानते हैं कि स्पर्शी क्या होता है और अभिलंब क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लें। ठीक है, स्पर्शी और अभिलंब, इसके बारे में जानते हैं। स्पर्शी मतलब जो है इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट और अभिलंब को बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये दो चीज़ तो आपको पता ही होगा। कोई कर्व अगर आपके पास हो, सपोज दैट कोई एक्सिस है, इसमें कोई कर्व है इस तरह से, ठीक है, इससे कुछ टच कर रहा है, कोई भी वक्र इसको टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ टच किया ना, तो ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम बोलते हैं, ये जो टच पॉइंट है इसे हम बोलते हैं टचिंग पॉइंट या स्पर्शी बिंदु, और इसे क्या बोलते हैं स्पर्शी बिंदु। इस लाइन को बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श का मतलब ही होता है वो छूना। अब इस स्पर्श रेखा पर जो अभिलंब होता है, जो लंब होता है, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, लाइन को, और इसी नॉर्मल को ही क्या बोलते हैं हम अभिलंब। ठीक, दो चीज क्लियर हुआ। ये आपके कोई एक्सिस है वाई और एक्स का। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं अब स्पर्शी और अभिलंब। यानी कोई भी रेखा इस तरह से हो कि जो उस वक्र को स्पर्श कर रही हो, वही कहलाती है स्पर्श बिंदु, और जो उस स्पर्श रेखा पर लंब डाले। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, हमेशा 90 एंगल का होता है एंगल। ठीक है, तो यही आपका कहलाता है विलंब। अभी मतलब स्पर्शी का, लंब तो होता ही है ये। ठीक है, स्पर्शी रेखा तथा अभिलंब की जो प्रवणता होती है वह स्मॉल m से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, अगर मान लो स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब झुकाव, ठीक है, जो एंगल बन रहा होगा कहाँ से, उस टेंजेंट से। ठीक, टेन थीटा या फाई ये होता है dy/dx, और इसे हम लिखते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, यही कहलाता है स्लोप। ठीक है, अब हम अगर देखें कि अभिलंब क्या होता है, भाई स्पर्श की रेखा की प्रवणता हो गई, तो अभिलंब रेखा की भी प्रवणता तो होगी कि प्रवणता। ये क्या होता है, तो जो हमारे पास स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है वही 1/, में हो जाता है माइनस के साथ यम। माइनस का यम है तो यह डी, इस तरह लिखें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, dy/dx और माइनस dx/dy।
डी वाई। ठीक है, ये इतना समझ में आया। ये होता है किसी पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पॉइंट लग जाते हैं एक्स और वाई एक्सिस पर। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं कि अलग अलग टर्म पे क्या क्या होने की संभावना होती है स्पर्शरेखा और अभिलंब में। ठीक है, अगर आपके पास, अच्छा एक टॉपिक इस तरह से लिख देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लो कि स्पर्शरेखा और अभिलंब में स्पर्शरेखा और अभिलंब के समीकरण। ठीक है, कोई भी वक्र है जो किसी बिंदु पर टच कर रहा है। भाई यहाँ पे अगर स्पर्शी है, कोई ये वक्र है ना, ये वक्र मान लिया एफ एक्स है, ये कोई पॉइंट P है जिस पॉइंट पर Px1 y1 है। भाई पॉइंट तो कोई ना कोई तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि पॉइंट होगा नहीं। ठीक है, पॉइंट हमें कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। तो अब एक चीज़ ध्यान देते हैं कि है हमारे पास, तो इसी पॉइंट पे, ठीक है, जब प्रवणता मान लो कंडीशन 3 होने की संभावना है कि जब प्रवणता यम हो, 3 कंडीशन होते हैं इनके। जब प्रवणता यम है और वह किसी बिंदु पर टच कर रहा है, ठीक है, प्रवणता यम हो तो बिंदु x0 y0 या x0 भी बोलते हैं इसको, x0 y0 भी बोलते हैं। एक बिंदु से, तो बिंदु इतने से जाने वाली रेखा का समीकरण, और प्रवणता जो है आपका dy/dx यम हो। ठीक है, रेखा का समीकरण बिंदु और प्रवणता यम हो तो उस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, तो जाने वाली रेखा का समीकरण इस बिंदु से। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, स्पर्श रेखा का समीकरण, मतलब टेंजेंट के लिए, तो दोनों के लिए अलग अलग समीकरण हमें मिलेगा। अभिलंब के लिए अलग मिलेगा और स्पर्शी के लिए अलग मिलेगा। स्पर्शी की अगर हम बात करेंगे तो स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई नॉट यम x माइनस एक्स नॉट होगा। ठीक, यम खाली चेंज हो जाता है किसमें, अभिलंब होने पर। अभिलंब रेखा का समीकरण y माइनस वाई नॉट इक्वल माइनस 1/m x माइनस एक्स नॉट, ये हो जाता है। ठीक है, तो यह अभिलंब का हो गया। यम की वैल्यू जो है, इसके स्थान पर अगर कोई वैल्यू मान लोगे तो फिर वैल्यू अलग हो जाती है। ये हो गया अभिलंब के लिए, ये हो गया
टेंजेंट के लिए, मतलब स्पर्श रेखा के लिए। दूसरा, मान लिया कि प्रवणता शून्य हो गई, ठीक है। दूसरा कंडीशन, जब प्रवणता शून्य है ना बाबू, तो जब प्रवणता शून्य है तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? ये तो पूरा जीरो ले लेगा, तो मिलेगा y माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो या y इक्वल टू वाई नॉट, ये वैल्यू मिलेगी, ठीक। और तब अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा? ये देखो, ये हम इसके साथ जाएगा ना, तब हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू एक्स नॉट। ये हो जाएगा आपका अभिलंब का समीकरण हो जाएगा, ठीक। समझ में आया दोनों? ये दोनों आपके पास यही होगा। अगर मान लो कि प्रवणता आपकी शून्य थी, अगर ये प्रवणता अनंत हो जाए, ठीक है, इन्फिनिटी हो गई, तब क्या होगी? अनंत होने की संभावना होती है ना, जो आप एसिम्प्टोट्स पढ़ेंगे, अनंत स्पर्शी। तो जब अनंत होती है तो वही कहलाता है अनंत स्पर्शी। बच्चे बीएससी में आते हैं, सर जी ये क्या है, ठीक है। तो इंटर में टॉपिक तो होता ही है, लेकिन बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता। जब स्पर्शी अनंत पर हो, ठीक है, तब क्या होगा? तो एक चीज ध्यान देंगे हम, जो ये तो जीरो और प्रवणता शून्य, मतलब थीटा भी शून्य हो जाएगा, ठीक है। और प्रवणता इन्फिनिटी है, यानी dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी है, ठीक। तो थीटा क्या होगा? टेन का यूज होता है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब क्या बोलते हैं, अर्थात थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। भाई टेन में अगर 90 एंगल पे बन गया, टेन होता है, और टेन 90 वाली क्या होती है? इन्फिनिटी होती है ना, हाँ। तब दोनों के स्पर्श रेखा पे भी इफेक्ट पड़ेगा और अभिलंब पर भी पड़ेगा। अभिलंब का समीकरण और स्पर्श का समीकरण जो होगा दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, तब दोनों बदल जाया करते हैं। पहला, स्पर्श रेखा का समीकरण जो होगा यही होगा, लेकिन ये इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी है तो 1/0 हुआ ना। इन्फिनिटी किसको लिखते हैं? 1/0 को तो इन्फिनिटी लिखते हैं। तो यहाँ 1/0 लिख दिया, जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू क्या मिल गई? देखो, y माइनस वाई नॉट 1/0 इन्फिनिटी लिख दिया, x माइनस एक्स नॉट, तो ये वैल्यू जीरो हुई ना, ये तो बचा है। तो क्या मिला? x माइनस एक्स नॉट बराबर जीरो, x इक्वल टू एक्स नॉट। ये स्पर्श रेखा समीकरण क्या मिला? एक्स नॉट। सेकेंड, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण हम लेंगे तो भी आपका क्या मिलेगा? यहाँ पे 1/, तो 0 x वाला हो जाएगा, क्योंकि इसके 1/, में करोगे तो 1/1/0 इक्वल टू 1 इंटू 0/1, तो 0/1 आ गया ना, तो x वाला 0 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? 0/1 हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन 0, तो क्या बचेगा? ये वाला बचेगा y माइनस वाई नॉट या y इक्वल टू वाई नॉट।
ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है, अब आता है बाबू कि मान लो कि दो वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए तब क्या होगा भाई? इंटरसेक्ट मतलब काट दिए, दो वक्र एक साथ टेंजेंट, यानी दो लाइन है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तब दो यम हो गया, यानी दो प्रवणता आने की संभावना बढ़ जाती है। अब यानी दो प्रवणता अगर आपके पास आ रही है तब क्या क्या कंडीशन होने की संभावना है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन होने की संभावना होती है। ठीक, देखिएगा, अगर मान लो कि दो वक्र है तो दो स्पर्श रेखाएं भी होंगी, स्पर्श रेखाओं की प्रवणता m1 व m2 हो। ठीक है, ठीक है, तब प्रतिच्छेदन कोण इनका जो होगा, मतलब एक दूसरे को जो काट रहे हैं, तब प्रतिच्छेदन कोण थीटा इज इक्वल टू, देखो थीटा पर ही डिपेंड करेगा, थीटा ही आपका बदलेगा। ठीक है, tan इनवर्स m1 m2 1 प्लस m1 m2, यही होता है प्रतिच्छेदन कोण, या tan थीटा इक्वल टू इतना, फार्मूला ही होता है। ठीक है, अगर मान लो इसमें m1 इक्वल टू m2 हो गया, तब क्या होगा? परस्पर स्पर्श करते हैं। अगर मान लो दोनों का मल्टीपल -1 आया, जब देखो ये पैरेलल के लिए भी कंडीशन होता है, ठीक है, और जब दोनों एक दूसरे -1 दिया तो समझ लो अभिलंब है। ठीक है, मतलब कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगर a इक्वल टू दोनों -1 है तो परस्पर दोनों क्या करेंगे? अभिलंब होंगे, परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं अब उस सन्निकट वैल्यू पर। ठीक है, तो इतने पे जो है हमें तीनों टर्म्स के क्वेश्चन आने की संभावना होती है, स्पर्शी भी, अभिलंब पर भी और सन्निकट पर भी। सन्निकट मतलब कि लगभग वाले वैल्यू या नज़दीकतम। ठीक है, तो जो भी वैल्यू जो है नज़दीक होगी उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, मतलब वो हमें निकालना रहेगा सन्निकट। ठीक है, सन्निकटन भी बोलते हैं, तो सन्निकटन भी लिख सकते हो, सन्निकट या सन्निकटन। ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू के बारे में चर्चा हम करते हैं। ठीक है, सन्निकट बाबू देखो मतलब कि त्रुटि होती है, जैसे इसको इतना मान के चलो कि कोई परिवर्तन, ठीक है, जैसे मान लिया कि कोई फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स, कोई कुछ भी थोड़ा सा चेंज हो गया तो x में चेंज करेंगे तो y में भी चेंजिंग आएगी ना। मान लिया कि x जो है
यक्स इंक जो है यक्स में कुछ थोड़ा सा बढ़ गया, तो वाई कहाँ से कहाँ चला जाएगा, वाई जो है चला जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, वाई से डेल्टा वाई में हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे जो है इस वैल्यू हमने रख दिया y इक्वल टू वाई के स्थान पर हम रख दिए इंक्रीमेंट वाली वैल्यू, और क्या लिख दिया डेल्टा वाई, और x में लिख दिया x माइनस बस वैल्यू रख दिया प्लस करके, ये इंक्रीमेंट हो गया। अब हमें चाहिए कि इंक्रीमेंट हुआ कितना, तो जब इंक्रीमेंट हुआ कितना तो डेल्टा वाई निकालेंगे ना, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी है एफ एक्स ही तो है। तो यही हमारे पास आता है सन्निकटन। क्या होता है सन्निकटन, कि निकटतम जो वैल्यू हमारे पास है वह कितनी जो है इंक्रीमेंट हुआ। कुछ कंडीशंस होते हैं इनके लिए, ठीक है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि कितना इसमें जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसके लिए यह लागू होगा। पहला काम कि तब हिंदी इंग्लिश का थोड़ा चक्कर फंस जाता है, ठीक है। तब यक्स के अवकल को फर्स्ट करके लिखते हैं, यक्स के अवकल को dx में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं dx लिखते हैं, dx से प्रदर्शित करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो x का डिफरेंशिएट हुआ उसे हम dx से प्रदर्शित कर दिए, ठीक है। और dx को डेल्टा x से परिभाषित करते हैं। सेकंड क्या कहता है ये, देखो अगर पहला आपके लिए क्या था x के लिए था, दूसरा y के लिए मान लो, ठीक है। y के अवकल को dy से प्रदर्शित करते हैं। y इक्वल टू क्या था हमारे पास एफ एक्स है ना, y इक्वल टू, तो y इक्वल टू जो हमारे पास एफ एक्स है तो इसको हम dy लिखेंगे, तो उसका भी तो डिफ्रेंसिएशन होगा। जो टर्म हमारे पास है ये डैश में होगा तो ये भी तो डैश बदलेगा ना, तो dy इक्वल टू एफ डैश एक्स dx होगा कि नहीं होगा भाई। दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक तरफ तो हम करेंगे नहीं। और जब हम यहाँ से जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे एफ डैश एक्स की, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं dy अपान dx, इसको क्या लिख सकते हैं डेल्टा x, ठीक है। और से परिभाषित करते हैं, ठीक है। dy बाई डी एक्स को dy अपान डी एक्स डेल एक्स, अरे भाई इसको लेके आया तो ये आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एफ डैश एक्स को लिखा हूं, ये एफ डैश एक्स इसी के बराबर है ना, ठीक। अब क्या करेंगे आप, यदि डी एक्स डेल्टा एक्स एक्स की तुलना में छोटा हो जाए, पहले इसी को लिख लें, यदि
डी एक्स डेल्टा एक्स, डी एक्स डेल्टा एक्स एक्स की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा हो जाए। छोटा हो जाए, ठीक है। तब क्या होगा, तब डेल्टा वाई डेल वाई ये डी वाई डेल्टा वाई करो, डेल्टा वाई का सन्निकट या डेल्टा वाई का सन्निकटन डी वाई हो। इसको तथा कर लो ताकि सेंटेंस बन जाए। तब डी वाई हो, तब क्या करेंगे बाबू, डी वाई को तब जो है डी वाई को डेल्टा वाई से परिभाषित करते हैं। ये तो हुआ इनके सन्निकटन के लिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी इनके नाम पे होते हैं। सन्निकटन से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ पद हैं जिनको निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। इसमें आ सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि। ये तीनों आने की संभावनाएं होती हैं इसमें, ठीक है। ये तो टर्म हुआ कि ये टर्म जो है आपसे पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। सब पूछे जाने कह रहा हूँ, मतलब कि आपको जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड स्पर्शी और अभिलंब और सन्निकटन में क्वेश्चन आपके इंक्लूड होंगे। इस टॉपिक में इन तीनों से मिसलेनियस क्वेश्चन हम लेके चलते हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए इसमें बात करते हैं सन्निकटन पर। चलिए अब जो है आए हुए क्वेश्चन पर हम चर्चा करें कि कौन से क्वेश्चन, सिर्फ आए हुए क्वेश्चन पर चर्चा की जाएगी बाबू। ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जिनके बारे में की जाए कि ये क्वेश्चन आ सकता है, शायद मैं उस क्वेश्चन को ले लूँ, ठीक है। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि जो सब पूरा सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा मैं, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि कंप्लीट, लेकिन सिर्फ आए हुए क्वेश्चन का, ठीक है। टॉपिक इसलिए चर्चा कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे थोड़ा बहुत नहीं पढ़े हों, सिर्फ इतना पढ़ लेंगे तो भी उनकी नैया पार होगी, और जो पढ़े हैं तो उनके लिए तो रामबाण होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका टर्म होगा उच्चिष्ट और निम्निष्ट का, मैक्सिमा और मिनिमा का। तो स्पर्श और अवलंब पे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि वक्र y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x प्लस 3 sin x के x इक्वल टू 0 पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए।
अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करिए। ठीक है, तो वो पहला काम हमें वही करना है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ऑप्शन भी दे रखा है। ऑब्जेक्टिव है A 3 B 1/3 C -3 और D -1/3 ये दिया गया है। ठीक है, अब देखो बिना निकाले तो बताओगे नहीं। एक नंबर क्वेश्चन चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे अर्ध लघुत्तरीय हो, तो दोनों को जो है आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। अब पहला काम हमारा होता है, दिया है कितना y = 2x² 3 sin x, ये तो दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, पहला काम dy/dx निकालो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आएगा वो, dy/dx 4x 3 cos x, यही तो होगा। अब जो है हम क्या करेंगे कि उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की पहले हम प्रवणता निकालेंगे। x = 0 पर, देखो मैं इसलिए थ्योरेटिकल बता दे रहा हूँ ताकि आपका ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाए तो भी आपका चल जाए। ठीक है, और डायरेक्टली निकालना होगा तो डायरेक्टली निकाल के वैल्यू निकाल देंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है। स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx, यही तो यम कहलाता है। पॉइंट हमें निकालना होगा, x = 0 पर यम इसको मान लो। ठीक, 4 × 0 + 3 cos 0, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता आई बाबू, ये चीज ध्यान देना, जल्दबाजी में आंसर गलत मत कर देना। यहाँ पे पूछा क्या है, अभिलंब की प्रवणता पूछा है। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, 1/m होती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अरे 1/- में होता है ना, अभिलंब की प्रवणता 1/-m, तो ये माइनस वाला, माइनस में कौन सा है, डी, ये आपका आंसर। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन भी दिया है कि किस बिंदु पर, क्वेश्चन यहाँ ही दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, किस बिंदु पर y = x + 1 वक्र y = 4x की स्पर्श रेखा है। अब देखो इस ए भी ऑब्जेक्टिव आपका दे दिया है, 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही है। A 1 2 B 2 1 C 1 - 2 D -1, 2, यह दिया है बाबू। ठीक है, वक्र हमारा एक ही दिया है। इससे हमें प्रवणता मिलेगा, यह हमारे पास रेखा है। तो जो भी काम हमें करना वो स्पर्श रेखा के अधीन रहते हुए ही करना पड़ेगा। तो पहला काम जो दिया गया है, दिया क्या है, y = 4x, इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर लो।
तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप इस इक्वेशन को, ठीक है, तब कितना आएगा पहले वो निकाल लें। दिया यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर 2i dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 तो मिलेगा। 2 से 2 कैंसिल, 4x स्क्वायर तो नहीं है, क्वेश्चन कहाँ गया, 4x ही है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल 2/y। देखो ये निकल गया ना, हर हाल में इसको निकालना पड़ेगा हमें। अब क्या कह रहा था कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 में ये कंपेयर कर लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m इक्वल टू वैल्यू कितनी निकल जाएगी 1। m की वैल्यू एक यहाँ पे है, वो बिंदु पूछ रहा है कौन से बिंदु पर, तो बिंदु का फॉर्मूला हमें निकालना पड़ेगा, x और y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, रेखा की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। क्यों बराबर होगी ये भी जानो आप, पहला काम क्योंकि बाबू जो रेखा है दिए गए वक्र की स्पर्श रेखा और जो यह रेखा उसकी प्रवणता की रेखा जो है प्रवणता बराबर हो, तभी जो है रेखा वक्र को अवश्य काटने की संभावना होगी, नहीं तो नहीं काटेगी। ठीक है, तो 2/y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 कहाँ है, पहले में है और चौथे में है। अब y की वैल्यू 2 समीकरण में रख दो। ठीक है, समीकरण इस वाले समीकरण, इस समीकरण इसको बना लो 1। समीकरण 1 में y का मान रखने पर 2 2 जा 4, 4 इंटू यक्स, तो यक्स इक्वल टू 1। 1 और 2 कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, देखिए जल्दी से। हाँ, ये कौन सा है, चौथा नहीं पहला। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 1 नंबर के लिए। 1 नंबर में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो बिंदु की स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस से थीटा कोण बनाती है। थोड़ा लंबा है, बस थोड़ा इरेज कर लें पहले। देखिए एक क्वेश्चन आपसे जो है पूछा गया है, ठीक है, वह भी यह क्वेश्चन आपका 1 नंबर में है। ठीक है, आया हुआ 2007 में और 2009 में। ठीक है, 2007 में ये पूछा था और 2009 में इसको पूछा था। ठीक, तो इसमें एक चीज ध्यान दो बाबू, कुछ भी अलग नहीं है, दोनों ही क्वेश्चन एक समान है। ठीक है, dy बाई डी एक्स यहाँ भी निकालना है, यहाँ पे एक लाइन खाली स्टेप बढ़ा दिया है कि फाई कोण बनाती है, तो फाई का मान बताइए। तो भाई जो dy बाई डी एक्स निकलेगा tan के साथ ही तो मिलेगा, क्योंकि साइन कॉस का जिक्र किया है, तो हो सकता है tan के साथ ही मिले। तो जो tan के साथ मिलेगा तो कोई ना कोई तो एंगल बनाएगा, और जो वह कोई ना कोई एंगल होगा वही एंगल कहलाएगा फाई। ठीक है, चलिए तो पहला काम जो है जो दिया गया है उस पर चलते हैं। y इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा अच्छा x दिया था पहले, चलो पहले x वाला ले लेते हैं, x थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा।
दो चीज़ें दी गई हैं बाबू, तो दोनों मैंने कहा था कि अगर इस तरह से प्राचली की क्वेश्चन आया करें तो दोनों में जो कॉमन है उसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन हमेशा कर दिया करो। दोनों में कॉमन क्या है, थीटा है, तो लिखना थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स अपान डी थीटा ए, थीटा के रिस्पेक्ट वन साइन का, देखना वो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब दोनों को अलग अलग जो है हम पहले डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा ए वन प्लस कॉस थीटा, और इधर मिल जाएगा बाबू ये वाला टर्म डी वाई अपान डी थीटा ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन हो जाएगा कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा। दोनों को डिवाइड कर दो, डी वाई अपान डी एक्स यानी डी वाई अपान डी थीटा और डी एक्स अपान डी थीटा हो जाएगा ए साइन थीटा अपान ए वन प्लस कॉस थीटा, ये कैंसिल, साइन थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, यही तो होगा। अब इसको जो है पहले तोड़ लो, वन प्लस टू कास स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, यही तो लिखेंगे। ये वन कैंसिल हो गया, क्या मिला, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, इसको भी हाफ एंगल में तोड़ लिया, ठीक है। नीचे तो टूटा हुआ पहले से बेचारा, उसको तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दो इससे कैंसिल, एक कॉस इससे कैंसिल, टेन थीटा बाई टू मिल गया, डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू मिल गया टेन थीटा बाई टू, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा बाई टू, ठीक, ये आया समझ में। चलो ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन था आपका, 5 भी आ गया, एक्स पे कोड भी आ गया, कितना बना रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x के बिंदु 2√2 पर अभिलंब ज्ञात कीजिए का समीकरण ज्ञात करिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x दिया, एक्स के सापेक्ष को डिफ्रेंशिएट किया तो टू डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1/2y 3x स्क्वायर माइनस 3 आ गया, ठीक है। तो बिंदु 2√2 परस्पर रेखा की प्रवणता हमने निकाला, तो बिंदु हमने रख दिया, ठीक, वैल्यू रख दिया। अब ये हो गया हमारा वैल्यू रखने पर 2 दूना 4, तो 12 में 3 गया 9, तो ये हो गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स 2√2 कामा करके 9/2√2। ये वैल्यू जो हमारे पास आई बाबू, ये हमारे पास आया डी वाई बाई डी एक्स, पर क्वेश्चन कह रहा है हमें चाहिए क्या, अभिलंब का समीकरण चाहिए। तो अभिलंब के समीकरण के लिए हम क्या करेंगे कि y माइनस y1, अरे भाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो हम निकालेंगे वह 1/, में करके हम निकालेंगे ना, तो जब 1/, करके निकालेंगे तो देखते हैं क्या होता है, ध्यान देना अब। देखो डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, और जब हम अभिलंब का निकालते हैं तो ये होता है अभिलंब के लिए 1/-1/m, ठीक है। तो अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी -1/m, तो -1/9/2√2, मतलब 2√2/9, ये हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो अभिलंब का समीकरण, ठीक है। अभिलंब का समीकरण कैसे निकालेंगे बाबू? y माइनस पहला बिंदु कितना है y का √2 इक्वल टू अभिलंब कितना आ गया है अपान 9 x माइनस 2, ठीक है। अब इसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारे पास आएगा वह आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर है। ये 9 इधर आ जाएगा -2 √2 x माइनस 2 और इसी को हम लिख सकते हैं -2 √2 x प्लस 4 √2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9y माइनस 9 √2 इक्वल टू -2 √2 x प्लस 4 √2। इस वाले को एक साथ कर लो, उसको उस तरफ कर दो, इसको इस तरफ कर लो। 9y प्लस 2 √2 x, इसको उस तरफ करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 4 √2 9 4 13 तो 2 √2 x प्लस 9y इज इक्वल टू 9 4 13 √2। ये जो समीकरण आया वह अभिलंब का समीकरण हुआ वो, ठीक है। यही आंसर हो गया हमारा, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही। अब जो है जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं, हाँ ये भी आपका आया हुआ है, सन है 2009-8-5 2005 में भी आया था, 2008 में भी आया था, 2009 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। एक चीज़ ध्यान देना बाबू, ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछा है लेकिन 2 नंबर में भी इसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्पर्शी और अभिलंब के क्वेश्चंस को मैं बाकी कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। वीडियो देखिए, लाइक ज़रूर कर दिया करिए भाई, ठीक है। लाइक जितने लोग देखते हैं उतनी लाइक ही नहीं मिलती मुझे, ठीक है। चलो धन्यवाद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।